फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 19वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। सुमित की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने चांदनी की डेड बॉडी को देखते हुए कहा, मेरे प्यार को कहीं का नहीं छोड़ा तुमने चांदनी। कहाँ मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के बारे में सोच रहा था और कहाँ तुमने मेरी पूरी दुनिया ही उजाड़ दी। इतना कहकर सुमित जोर जोर से रोने लगा। उसे देखकर आकाश की भी आंखें भर आई। उसने आगे बढ़कर सुमित को अपने गले लगा लिया। तभी अंश अपने गार्ड्स के साथ वहां आया और उसके गार्ड्स चांदनी की डेड बॉडी को लेकर वहां से चले गए। फिर अंश राधिका के पास आया और उसने उसकी नाक पर हाथ रखकर उसकी सांसें चेक की तो उसकी सांस चल रही थी। उसने गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहा, इसकी सांसें चल रही हैं, इसे नर्सिंग होम में एडमिट करवाओ। उसकी बात सुनकर उसके गार्ड्स राधिका को भी वहां से लेकर चले गए। फिर अंश आकाश और सुमित को लेकर अपने मेंशन चला गया और उन दोनों को संभालने लगा। आज बीती बातों को याद करके आकाश और सुमित का दिल एक बार फिर से लड़कियों के लिए नफरत से भर गया था। आकाश ने नफरत से कहा, नहीं सुमित, मैं कभी भी किसी लड़की को इतनी ताकत नहीं दूंगा कि वो मुझे बर्बाद कर सके, कभी नहीं। वहीं दूसरी तरफ रश्मि को आज नींद नहीं आ रही थी क्योंकि आज उसे एक अलग ही तरह की बेचैनी हो रही थी। आकाश का उससे बेरुखी से पेश आना बार बार रश्मि की आंखों के सामने आ रहा था। रश्मि को इतना परेशान होते देखकर नानी माँ ने उसे अपनी गोद में लेटा लिया और उसका सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तुम उम्र के जिस पड़ाव पर हो बेटा, यहाँ ये सब लगा रहता है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़्यादा इस दुनिया में किसी भी औरत के लिए कुछ भी जरूरी नहीं होना चाहिए। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट से ही हमें ज़िंदगी जीने का हौसला मिलता है। याद रखना मेरी बात। नानी माँ की बात सुनकर रश्मि को तो जैसे एक झटका लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि नानी माँ उसे ये सब क्यों बता रही है और उसकी आंखों में सवाल देखकर नानी माँ ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने देखा तुम विंडो के पास खड़ी होकर रो रही थी। मैं तभी समझ गई थी कि जरूर तुम्हें जिंदगी ने कोई गहरा जख्म दिया है। नानी माँ को अपने मन की बात कहते देखकर रश्मि खुद को रोक नहीं पाई और उनके गले लग गई। उसने रोते हुए कहा, मैं हमेशा से आकाश से प्यार करती हूँ नानी माँ, लेकिन उसने हर बार मेरे प्यार की इंसल्ट की। उसकी बात सुनकर नानी माँ पहले तो परेशान हो गई, लेकिन फिर उन्होंने कहा, क्या इतने सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने तुम्हें प्यार से देखा हो या तुमसे बातें की हो। उनकी बात पर रश्मि पुरानी यादों में खो गई, लेकिन फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, एक बार जब मैं स्कूल के ग्राउंड में खेल रही थी तब मुझे चोट लग गई थी। मेरे घुटने और कोहनी छिल गए थे। आकाश मुझसे थोड़ी दूरी पर ही खड़ा था। मुझे गिरते देखकर वो भागकर मेरे पास आया और वो अपने नन्हे हाथों से मेरी चोट साफ करने लगा और मेरी चोट पर फूंक मारने लगा। बस तभी से आकाश मेरे दिल में बस गया था। ये बताते हुए रश्मि मुस्कुरा रही थी और फिर उसने उम्मीद भरी आवाज में कहा, नानी माँ, आप शायद ठीक कह रही हो। मैं अपने रिश्ते को एक मौका जरूर दूंगी, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ नहीं होने दूंगी। उसकी बात सुनकर नानी माँ मुस्कुराने लगी
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या होगा जब रश्मि आकाश को एक मौका देगी? क्या आकाश अब समझेगा रश्मि के प्यार को और उसे बड़े ही प्यार से अपनी गोद में सुलाने लगी। वो इस वक्त रश्मि को बिल्कुल वैसे ही सुला रही थी जिस तरह से वो आस्था को अपनी गोद में सुलाया करती थी। उन्होंने अपने मन में कहा, ना जाने मेरी बच्ची कैसी होगी उस महल जैसे घर में, पता नहीं वो कैसे रह रही होगी। जल्दी ही इस भारी रात की अगली सुबह हो गई। अगली सुबह जैसे ही अंश की आंखें खुली तो उसे अपने सीने पर आस्था का चेहरा नजर आया। वो आस्था को कुछ देर देखता रहा। वहीं आस्था घोड़े बेचकर सो रही थी। कल रात अंश ने ही आस्था को अपने पास सुलाया था, लेकिन अब उसे अपने जिम में जाना था और एक्सरसाइज करनी थी। इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आस्था को कुछ से दूर कैसे करे, क्योंकि आस्था तो उसे अपना बेड समझकर सो रही थी। वो पूरी तरह से अंश के ऊपर ही लेटी हुई थी। अंश ने खुद से कहा, कितनी मजबूती से ये मुझ पर अपना हक जता रही है। दिल कर रहा इसे अभी उठाकर पटक दूं, लेकिन सोते हुए ये कितनी मासूम लग रही है। अपने आप से बातें करते हुए अंश ने आस्था की कमर पर चोटी काटी और फिर आंखें बंद करके लेट गया। वहीं अंश के इस तरह चोटी काटने पर आस्था की नींद में डिस्टरबेंस होने लगी, लेकिन अभी भी उसकी नींद नहीं खुली और एक बार फिर से वो अंश को जकड़कर सो गई। ये देखकर अंश ने अपने सिर पर हाथ मार लिया और खुद से बोला, मैं भी कितना स्टूपिड हूँ। मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि ये लड़की या तो पानी डालने से उठती है या फिर कुछ भारी भरकम आवाज़ से। ये ऐसे पिंच करने से क्यों ही उठेगी। तभी उसकी नज़र आस्था के होठों पर गई, जो उसके होठों के बिल्कुल करीब थे। उसने हल्का सा अपना सिर ऊपर उठाकर आस्था के होठों के पास जाकर उसके होठों पर जोर से काट लिया। अब तो आस्था की नींद पूरी तरह से भाग गई और वो डर की वजह से उठकर बैठ गई। लेकिन वहीं अंश ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप सो गया। वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था जैसे वो बहुत गहरी नींद में सो रहा हो। उसे ऐसे देखकर आस्था मासूमियत से कभी अपने होठों पर हाथ रखती तो कभी अंशु को देखती। खुद को अंश के इतने करीब देखकर वो अंश से थोड़ी दूरी बनाकर बैठ गई और खुद से बोले, ये हमारे साथ क्या हुआ? हमें हमारे होठों पर इतना दर्द क्यों हो रहा है और हम राक्षस कपूर के इतने करीब कब आ गए? हम तो बिल्कुल बेड के कोने पर सोए थे। आस्था भी ये भूल गई थी कि रात को बेड के किनारे पर नहीं बल्कि बालकनी में सो रही थी। ऊपर से वो खुद में ही बड़बड़ाते हुए अंश को राक्षस भी बोल रही थी, जिसे सुनकर अंश अंदर ही अंदर उबल रहा था। लेकिन फिलहाल वो सोने का नाटक कर रहा था, इसलिए वो अपने गुस्से को कंट्रोल किए हुए आस्था की बातों को सुन रहा था। तभी आस्था बेड पर खड़ी हो गई और अंश की तरफ देखते हुए बोली, सोते हुए ये राक्षस कितना प्यारा लगता है, लेकिन जब ये जाग जाते हैं तब कितने ज्यादा खूंखार और डरावने बन जाते हैं। पता नहीं राक्षस के घर व के सारे लोग इन्हें कैसे बर्दाश्त करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या सुमित कभी अपने पास्ट से बाहर आ पाएगा? क्या वो राधिका को करेगा अपनी लाइफ में शामिल? लेकिन कुछ भी हो, ये सोते हुए बहुत प्यारे लगते हैं। अगर रियल में भी ये इतने ही प्यारे होते तो कितना अच्छा होता। अंश को सोते देखकर
आस्था अपने मन की भड़ास निकाल रही थी। वहीं अंश आस्था के मुंह से अपनी बुराई सुनकर गुस्से से उबल रहा था। लेकिन जब उसने अंश को प्यारा कहा तो अंश का दिल अचानक से जोरों से धड़कने लगा। आस्था के मुंह से अपनी तारीफ सुनना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी आस्था उसके बिल्कुल करीब जाकर खड़ी हो गई और कुछ देर उसे देखने के बाद बोली, अब देखो कैसे हमारे सामने चुपचाप पड़े हुए हैं। अब अगर उड़ जाएंगे तो फिर से अपनी बकबक शुरू कर देंगे। आस्था, तुम्हें अपनी हद में रहना होगा। तुम्हें किसी से बात नहीं करनी है। जो मैं कहूँगा तुम वो करोगी। तुम सिर्फ मेरी सर्वेंट हो। तुम मेरे सामने ही रोओगी। मेरे परिवार के सामने तुम नहीं रोओगी। ये मत करना, वो मत करना, यहाँ मत जाना, वहाँ मत जाना, ये मत पीना, वहाँ मत पीना। आस्था लगातार अंश की एक्टिंग कर रही थी। वही उसकी एक्टिंग देखकर अंश हंसना चाहता था, लेकिन उसका नेचर उसे इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा था। फिर भी उसके फेस पर एक ना दिखने वाली मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो गई। तभी आस्था ने अपना सिर झटकते हुए कहा, अरे इस राक्षस के चक्कर में हम तो भूल ही गए कि हमें आज कॉलेज जाना है। हमें फटाफट से शाल लेना चाहिए। वैसे भी अब तक 7 बज चुके हैं। कहीं कल की तरह ये वॉशरूम में ना घुस जाए। ये कहते हुए वो जल्दी से बेड से नीचे उतर गई और वॉशरूम की तरफ जाने लगी। आज वो जल्दी से रेडी होकर नीचे जाना चाहती थी। उसके वॉशरूम में जाते ही अंश, जो खुद पर कंट्रोल किए हुए अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था, वो जल्दी से उठकर बैठ गया और वॉशरूम की डोर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, तो मेरी छोटी सी बेवकूफ़ बीवी मुझे खड़ूस बोल रही है, मेरी नकल उतार रही है, मुझे राक्षस कह रही है। ठीक है, आज मैं तुम्हें असली डेविल का रूप दिखाता हूँ। ये सोचते हुए वो तिरछा मुस्कुरा रहा था। वहीं दूसरी तरफ आकाश और सुमित, जिन्होंने तकरीबन पूरी रात ड्रिंक की थी, अलार्म बजते ही उनकी आंखें खुल गई। वो दोनों आकाश की विला के हॉल में बने बार के नीचे फ्लोर पर लेटे हुए थे। अपनी हालत देखकर वो दोनों उठकर बैठ गए। पिछली रात की बातें उन्हें हल्की हल्की याद आ रही थी, जिसके बाद आकाश जल्दी से अपनी जगह से उठा और बात को घुमाते हुए बोला, यार मेरा सिर दर्द कर रहा है, लेकिन अब उठना तो पड़ेगा। आज अंश और अबीर सिंह राठौर की मीटिंग जो है, जिसे हमें मिस नहीं कर सकते। हमें रेडी होकर वहाँ निकलना होगा। उसकी बात सुनकर सुमित बिल्कुल हैरान हो गया। उसने खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहा, रेडी होकर निकलना नहीं है, हमें तो मीटिंग की पूरी तैयारी करनी है, क्योंकि मीटिंग कहीं और नहीं, मेरे ही होटल में होने वाली है। उसकी बात सुनकर आकाश हैरान हो गया और फिर वो दोनों मीटिंग की तैयारी करने लग गए। वहीं दूसरी तरफ आस्था ने वॉशरूम में शाल लेकर बाथरोब पहन लिया था, लेकिन जैसे ही वो डोर ओपन करके बाहर आने लगी तो उसने देखा डोर ओपन नहीं हो रहा था। ये देखकर वो बिल्कुल हड़बड़ा गई। वो दरवाज़ा पीटते हुए बोली, बाहर कोई है? डोर ओपन नहीं हो रहा है। क्या डोर बाहर से बंद हो गया है? तभी उसे एहसास हुआ कि ये जगह तो साउंड प्रूफ है, बाहर तो उसकी आवाज़ जा ही नहीं रही होगी। अगले ही पल वो डोर से पीठ लगाकर बैठ गई और रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, ये क्या हो गया? आज सुबह सुबह हमने किसकी शक्ल देख ली थी? लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि उसने किसी और की ही नहीं, अपने पति अर्श कपूर की शक्लें देखी थी। उसने इरिटेट होते हुए कहा, जरूर उस राक्षस ने कुछ किया होगा। भला अचानक से ये डोर कैसे अटक गया? वैसे भी हमारे तो फिंगरप्रिंट से डोर ओपन होगा नहीं, इसके लिए तो
राक्षस के फिंगरप्रिंट की जरूरत होगी। हे कान्हा जी, आपने हमें कहाँ फंसा दिया, अब हम क्या करेंगे? ये सोचते हुए वो फिर से रोने लगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या होगा जब आस्था को पता चलेगा अंश ने ही उसे लॉक किया है? क्या अंश ओपन करेगा डोर? 1 घंटे बाद अंश जिम रूम से बाहर आया। तभी वो सामने से आते ध्रुव और आहान से टकरा गया, क्योंकि उन दोनों की नज़र टेबलेट में थी। अंश से टकराते ही ध्रुव के हाथ से टेबलेट छूटकर नीचे गिर गया, तो अंश ने उन दोनों को घूर कर देखा और ठंडे लहजे में बोला, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो तुम? और अगर सुबह सुबह तुम्हें कुछ देखना ही है तो क्या एक जगह बैठकर नहीं देख सकते? जैसे ही उसने उन दोनों को डांटा, उन दोनों ने बेचारा सा मुंह बना लिया। लेकिन अगले ही पल आहान ने एक्साइटेड होते हुए कहा, भाई, हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देख रहे थे। आपको पता है, इस हफ्ते एक न्यू मूवी रिलीज हुई है और इस वक्त वो बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। पता है आपको, मूवी में कितना फनी सीन चल रहा है? लड़का पहले तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि वो लड़की से प्यार करता है, लेकिन उसके प्यार में वो छोटी छोटी हरकतें कर रहा है। आपको पता है भाई, हीरोइन ने हीरोइन को रूम में बंद कर दिया है और बाहर से डोर का लॉक लगा दिया, ताकि हीरोइन को वो थोड़ा सा मजा चखा सके। हीरो अपने आप को इतना ज़्यादा चालाक समझ रहा है, लेकिन हीरोइन ने हीरो का कितनी ही बार पोपट बनाया ये उसे भी नहीं पता। और अब जब हीरो को कुछ नहीं सूझा तो उसने बेचारी हीरोइन को रूम के अंदर बंद कर दिया। और अभी वो बोल ही रहा था कि अंश ने चिल्लाते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो। क्योंकि स्टोरी सुनते हुए अंश को ऐसा लग रहा था जैसे आहान और ध्रुव उसके सामने खड़े होकर उसे उसी की कहानी सुना रहे हैं। अब वो पूरी तरह से इरिटेट हो गया था। उसने इरिटेट होते हुए कहा, तुम दोनों जल्दी से रेडी हो जाओ, जानते हो ना आज हमें किससे मिलना है? ये कहते हुए उसका चेहरा बिल्कुल सख्त हो गया था। वही उसकी बात सुनकर आहान और ध्रुव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि वो नहीं भूल सकते थे कि आज अंश से अबीर सिंह राठौर मिलने आ रहा है। तभी ध्रुव ने जल्दी से अपना टेबलेट उठाया और उसे बंद करके आहान के साथ रेडी होने के लिए चला गया। वही अंश सीधा अपने रूम में आ गया, लेकिन उसके कानों में आहान की बातें गूंज रही थी कि किस तरह से हीरो ने हीरोइन को रूम के अंदर बंद कर दिया था। तभी उसने वॉशरूम का डोर ओपन किया। डोर ओपन होते ही आस्था, जो डोर से पीठ लगाए बैठी थी, वो नीचे गिरने लगी। लेकिन अंश ने उसे संभाल लिया। अंश को अपने सामने देखकर आस्था की जान में जान आ गई। वो बीच वो ये भी भूल गई कि अभी उसने क्या पहना है। उसने इस वक्त एक बाथरोब पहन रखा था जो उसके घुटनों तक आ रहा था। अंश को अपने सामने देखकर उसने जल्दी से अंश को गले लगा लिया और सिसकते हुए बोली, अच्छा हुआ आप आ गए। आपको पता है, ये जादुई दरवाज़ा आज अटक गया था। ये तो खुल ही नहीं रहा था। हमारी सांसें रुक गई थी। अगर आप डोर ओपन नहीं करते तो हमारा तो आज दम ही घुट जाता और फिर हम मर जाते। दरअसल आस्था को तो यही लग रहा था कि डोर अटक गया था। पहले एक पल के लिए उसके मन में ये बात आई थी कि ज़रूर अंश ने ही डोर बाहर से बंद किया होगा, लेकिन अंश की जिस तरह की पर्सनालिटी थी उसके अकॉर्डिंग अंश ये काम नहीं कर सकता था। इसलिए उसने वो बात पूरी तरह से
अपने दिमाग से निकाल दी थी। जैसे ही आस्था ने अपने मरने की बातें की, अंश का दिल मानो एक पल के लिए धड़कना ही भूल गया। उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। आखिर अंश को कब होगा अपनी फीलिंग्स का एहसास? क्या वो कभी आस्था से करेगा अपने प्यार का इजहार? उसने आस्था को खुद से दूर किया और गुस्से में बोला, मर जाती, लेकिन मरी तो नहीं, अभी तो जिंदा हो। सो बिहेव योर सेल्फ, और आगे से मुझसे चिपकने की कोशिश भी मत करना। इतना कहकर वो आस्था को घूरते हुए वॉशरूम के अंदर चला गया। उसने आस्था को वॉशरूम से बाहर धक्का दे दिया। अंश के इस बिहेवियर से आस्था एकदम हैरान हो गई। रूम में आकर उसने एक गहरी सांस ली और बोली, छोड़ो, जो कुछ भी हो, बस अच्छी बात तो ये है कि आज राक्षस कुमार ने हमें मरने से बचाया, वरना ना जाने आज हमारा क्या होता। ये कहते हुए वो तैयार होने लगी। फिर उसने अपना नानी माँ का दिया हुआ सूट निकाला। ये वही सूट था जो उसकी नानी माँ ने प्रियंका की शादी में उसे दिलाया था। कुछ देर बाद वो रेडी होकर नीचे हॉल में आ गई। तभी दादाजी की नज़र उस पर पड़ी। आस्था को अपने पुराने सूट में देखकर दादाजी हैरान हो गए। वैसे भी उनके दिमाग में तो अभी तक नानी माँ की कही हुई बातें चल रही थी, इसलिए वो आज अंश से बात भी करना चाहते थे, लेकिन अंश से पहले ही आज आस्था उनके सामने आकर खड़ी हो गई थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुड मॉर्निंग दादाजी। दादाजी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जीती रहो बेटा। लेकिन अगले ही पल उन्होंने कंफ्यूजन से पूछा, बेटा तुमने अपने पुराने कपड़े क्यों पहने? क्या तुम्हारे पास कोई कपड़े नहीं है? उनकी बात पर आस्था ने क्यूटली कहा, दादाजी एक्चुअली जितने भी कपड़े ध्रुव जी और आहान जी हमारे लिए खरीद कर लाए थे वो तो काफ़ी महंगे हैं। उन कपड़ों को कॉलेज पहनकर जाने में हम अनकंफर्टेबल होते हैं। आस्था की बात सुनकर दादाजी ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, रश्मि तुम्हें अभी पिक करने आ रही है। एक काम करो, तुम आज उसके साथ शॉपिंग पर चली जाओ और अपनी पसंद के कपड़े खरीद लो। और रही बात तुम्हारे कॉलेज की, तो मैं अभी कुछ देर में प्रिंसिपल को कॉल करके आज के तुम्हारे नोट्स घर पर ही मंगवा लूँगा। तुम्हारी पढ़ाई का भी नुकसान नहीं होगा। दादाजी की बात सुनकर आस्था का तो चेहरा खिल उठा। उसने दादाजी को गले से लगा लिया। तभी अंश सीढ़ियों से होते हुए नीचे आया। उसकी नज़र जैसे ही आस्था और दादाजी पर गई तो उसकी भौहें आपस में तन गई। अंशु को देखकर दादाजी ने मुस्कुराते हुए आस्था से कहा, बेटा अब तुम फटाफट से नाश्ता कर लो और याद रखना, तुम्हें घर का कोई भी काम करने की परमिशन नहीं है। फिर भी अगर तुम्हारा कुछ करने का मन करे तो तुम सिर्फ अपनी निगरानी में खाना बनवा सकती हो। अभी तो फिलहाल तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना है। दादाजी की बात सुनकर आस्था मुस्कुराती हुई किचन में चली गई। वहीं अंश हॉल में आकर सोफे पर बैठ गई और जब तक आस्था उसकी नज़रों से ओझल नहीं होगी तब तक वो आस्था को घूरता रहा। उसे ऐसा करते हुए दादाजी ने देख लिया था। उन्होंने अंश की तरफ देखते हुए सख्त लहजे में पूछा, क्या हुआ? बच्ची को क्यों घूर रहे हो? क्या उसे नजर लगाने का इरादा है तुम्हारा? उनकी बात सुनकर अंश ने अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए कहा, दादाजी आप ये कैसी बात कर रहे हो? तभी दादाजी उसके पास आकर सोफे पर बैठ गए और सीरियस वे में बोले, मैं तुमसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ और उम्मीद है जो मैं कहूँगा तुम वो मान लोगे। अंश को समझ नहीं आया
कि दादाजी किस बारे में बात कर रही हैं। वो एकटक दादाजी की तरफ देख रहा था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या अंश देगा परमिशन नानी माँ को मेंशन आने की? क्या करेगी नानी माँ मेंशन आकर? तभी दादाजी ने कहा, बेटा, आस्था की नानी माँ कुछ दिनों के लिए हमारे साथ यहाँ रहना चाहती है। वो अपनी बेटी का घर बसता हुआ देखना चाहती है। मैंने उन्हें हाँ कह दिया है। मैं बस चाहता हूँ जब वो हमारे घर आए तो तुम किसी तरह की कोई बदतमीजी ना करो और आस्था को बिल्कुल भी परेशान ना करो। दादाजी की बात सुनकर अंश के एक्सप्रेशन बदलने लगे और उसके माथे पर बल पड़ गए। वो आगे कुछ बोलता उससे पहले ही दादाजी ने उसे समझाते हुए कहा, देखो बेटा, वो बुजुर्ग है। अगर वो अपनी आंखों से अपनी बेटी का बसा बसाया घर देख लेंगे तो वो सुकून से अपने गांव चली जाएंगी। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? अगर तुम्हें एतराज ना हो तो मैं आस्था की नानी माँ को आज ही यहाँ बुला लेता हूँ। वो आज यहाँ आ जाएंगी। दादाजी की बात सुनकर अंश सोफे से उठकर खड़ा हो गए और अपना कोट ठीक करते हुए बोला, जैसा आपको ठीक लगे आप कीजिए, लेकिन हाँ, उन्हें अच्छी तरह से समझा देना। मेरे रास्ते में आने वाले लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इतना कहकर वो तेज कदमों से मेंशन से बाहर निकल गया। तभी उसे पीछे से आस्था की आवाज आई, सुनिए। ये सुनकर अंशु के कदम अपने आप रुक गए। वही ये नजारा देखकर दादाजी के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वो जाकर आराम से सोफे पर बैठ गए। वही अंश पीछे पलटा और आस्था को देखने लगा, जो अपने हाथ में नाश्ते की प्लेट लेकर भागते हुए अंश की तरफ ही आ रही थी। तभी आस्था ने उसे रोकते हुए कहा, आप कहाँ जा रहे हो? आपने तो नाश्ता भी नहीं किया है। पहले आप कुछ खा लीजिए, फिर आप ऑफिस चले जाना। उसकी बात सुनकर अंशु को तो मन ही मन बहुत अच्छा लगा। वैसे भी आज पहली बार किसी ने उसके खाना खाने की फिक्र की थी। ये बात उसे बहुत पसंद आई। लेकिन फिर भी उसने अपना एरोगेंट बिहेवियर बरकरार रखते हुए कहा, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस में ही कुछ खा लूँगा। इतना कहकर वो जाने लगा। तभी आस्था उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, नहीं, आप ऐसे कैसे जा सकते हो? आपको पता है, अगर हमारी नानी माँ को ये पता चल गया कि हमारे पति परमेश्वर इस तरह से घर से भूखे निकले हैं तो वो अपनी छड़ी से मार मार कर हमारा तो भरता बना देगी। आपको पता है ना, हमारी नानी माँ कितनी ज़्यादा डेंजरस है। ये कहते हुए वो अपनी नानी माँ की एक्टिंग करने लगी। वो अपनी नानी माँ का खौफ अंशु को दिखा रही थी। वहीं उसकी बातें सुनकर अंशु के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और ये मुस्कुराहट आस्था ने भी देख ली। उसने जल्दी से खुश होते हुए कहा, अरे वाह, ये क्या है? आप तो स्माइल भी करते हो। आज पहली बार हमने आपको मुस्कुराते हुए देखा है। आप मुस्कुराते हुए बहुत प्यारे लगते हो। दरअसल अंशु को हंसते देखकर आस्था ने तो अपनी आदत के अनुसार उसकी टांग खींचनी शुरू कर दी थी। वहीं अब अंश के लिए वहाँ रुकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। वो तेजी से कदम बढ़ाता हुआ वहाँ से बाहर निकल गया। वहीं ने आस्था ने अंश को जाते हुए देखकर कहा, अब क्या हुआ? हमने क्या कुछ गलत बोल दिया था? हमने तो बस इनकी तारीफ की थी। दरअसल आस्था को ये लग रहा था कि अंश गुस्से में चला गया है। वहीं अंश को तो मीटिंग की जल्दी थी और बाहर टाइगर, मारिया उसका इंतजार भी कर रहे थे। बाहर आते ही उसका चेहरा एकदम डार्क हो गया। उसने मारिया के पास जाकर पूछा, मारिया, शायद मैंने
आपको कुछ और काम दिया था। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या सुमित और राधिका कभी एक हो पाएंगे? क्या सुमित कभी राधिका को माफ करेगा? आप यहाँ क्या कर रही हो? उसकी बात पर मारिया ने बिना किसी एक्सप्रेशन के जवाब दिया, किंग डोंट वरी, अभी सिंह राठौर से मीटिंग होने के बाद मैं अपने काम को कंटिन्यू करूँगी, लेकिन आज इस मीटिंग से पहले मैं कहीं नहीं जा सकती। मेरा वहाँ होना ज़रूरी है। मारिया का जवाब सुनकर अंश ने उससे कुछ नहीं कहा और फिर वो लोग अभी सिंह राठौर से मीटिंग के लिए निकल गए। अभी वो निकले ही थे कि तभी रश्मि अपनी स्कूटी पर नानी माँ को बैठाकर मेंशन ले आई। जैसे ही आस्था ने अपनी नानी माँ को रश्मि के साथ देखा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। उसने दौड़कर नानी माँ को अपने गले से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। फिर उसने खुश होते हुए पूछा, नानी माँ आप आ गई? उसकी बात सुनकर नानी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा आज से आपकी नानी माँ कुछ दिनों के लिए यहीं रहेगी। ये सुनकर आस्था की हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और उसने वापस से नानी माँ को गले लगा लिया। तभी रश्मि ने कहा, आस्था अब नानी माँ यहीं रहेगी, तुम नानी माँ से आराम से बात कर लेना, अभी हमें मार्केट जाकर कपड़े लेने हैं। उसकी बात सुनकर आस्था ने जल्दी से कहा, हाँ रश्मि दी, हम अभी चलते हैं। तभी नानी माँ ने उसे टोकते हुए कहा, अरे क्या तू इन कपड़ों में बाहर जाएगी? जा जल्दी से लाल वाली साड़ी पहन कर आ जा। उसकी बात सुनकर आस्था ने कंफ्यूज होते हुए कहा, लेकिन हम तो बस बाजार जा रहे हैं नानी माँ, वहाँ पर हम साड़ी पहन कर जाएंगे तो ऑकवर्ड लगेगा। उसकी बात सुनकर नानी माँ ने उसे डराते हुए कहा, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है, तू इस घर की बहू है, तुझे सज धज कर रहना चाहिए, तुझे साड़ी पहननी चाहिए। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे साड़ी पहनाती हूँ। इतना कहकर उन्होंने एक नज़र दादाजी और रश्मि को देखा और फिर आस्था का हाथ पकड़कर वो उसे आस्था के रूम में लेकर चली गई। रूम में आकर नानी माँ ने एकदम हैरान होते हुए कहा, अरे वाह बेटा, तुम्हारा रूम तो बहुत सुंदर है। आस्था ने बात बदलते हुए कहा, लेकिन नानी माँ अभी हम साड़ी नहीं पहनना चाहते। नानी माँ ने उसे डांटते हुए कहा, मैं जानती हूँ बेटा, अजीब हालातों में तुम्हारी शादी हुई है, लेकिन अगर तुम बन सवर कर रहोगी, अपने पति के पास बन सवर कर जाओगी, तो यकीनन देखना एक दिन वो तुझसे बहुत प्यार करेगा और तेरा ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए मजबूत हो जाएगा। नानी माँ की बात सुनकर आस्था का चेहरा एकदम शांत हो गया और उसने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, ये क्या कह रही हो नानी माँ आप जानती हो ना, हमारी ज़िंदगी में हमें शुरू से ही कोई रिश्ता नहीं चाहिए था और शादी तो हम कभी करना ही नहीं चाहते थे। मिस्टर कपूर के साथ हमारी शादी ज़बरदस्ती हुई थी और ये शादी तब तक रहेगी जब तक हम चाहते हैं। उसके बाद इस शादी के कोई मायने नहीं रहेंगे। जैसे ही आस्था ने ये बात कही, नानी माँ ने उदास होकर कहा, बेटा मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं जानती हूँ एक बार तुम दोनों को बस प्यार हो जाए, फिर दोनों हमेशा खुश रहोगे। उनकी बात पर आस्था की आंखों में हल्की नमी आ गई। उसने नानी माँ का हाथ थामते हुए कहा, नानी माँ हमारी जिंदगी में खुशी का तो दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। हम जब तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते तब तक हम किसी के बारे में नहीं सोच सकते। ये कहते हुए आस्था अपनी कड़वी यादों में खो गई। तभी नीचे हॉल से उसे रश्मि की आवाज़ आई,
आस्था, जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं। अंश का रूम तो साउंड प्रूफ था, लेकिन अभी डोर ओपन था इसलिए उन्हें रश्मि की आवाज सुना गई थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या होगा जब अंश को आस्था की मार्केट जाने के बारे में पता चलेगा? क्या नया कांड करेगी अब आस्था? रश्मि की आवाज सुनकर नानी माँ ने जल्दी से कहा, तुम ये सब छोड़ो, हम ये बातें बाद में भी कर सकते हैं। तुम एक काम करो, फटाफट से चेंज करो। इतना कहकर वो अपने हाथों से आस्था को साड़ी पहनाने लगी। नानी माँ इस वक्त आस्था को जो साड़ी पहना रही थी वो आस्था की मोम की साड़ी थी, जो उससे काफी ज्यादा अटैच थी। आज एक बार फिर से अपनी मॉम की साड़ी पहनकर आस्था बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही थी और वो बड़ी ही सादगी से तैयार हुई थी। नानी माँ ने तो उसे बोला था कि उसे थोड़ा बहुत मेकअप करना चाहिए, लेकिन आस्था ने उनकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। अच्छे से रेडी होकर आस्था ने कहा, नानी माँ, अब आप यहीं आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। इतना कहकर वो रूम से बाहर चली गई। वहीं नीचे अब तक दादाजी ने राजेश से कहकर नानी माँ का सामान गेस्ट रूम में रखवा दिया था। तभी दादाजी ने रश्मि से कहा, रश्मि बेटा, आज से तुम भी यहीं रहोगी। ये सुनकर रश्मि ने मना करते हुए कहा, नहीं दादाजी। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही आस्था ने आकर कहा, हाँ रश्मि दी, आप प्लीज हमारे साथ रहिए। वैसे भी कॉलेज के बाद अगर आप हमें ट्यूशन दे देंगी तो हम बहुत जल्दी सारी चीजें सीख जाएंगे। क्या आप नहीं चाहती कि ऐसा हो? उसकी बात सुनकर रश्मि ने उसे घूरते हुए कहा, ठीक है, अब ड्रामा मत करो, मैं रुक जाऊंगी, अब चलो मार्केट। उसकी बात सुनकर आस्था ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर वो दोनों रश्मि की स्कूटी से मॉल की तरफ निकल गई, क्योंकि आस्था की जिद थी कि आज वो पूरे शहर को कार से नहीं बल्कि स्कूटी से देखना चाहती है। वहीं अंश के गार्ड्स भी एक कार से उनके पीछे जा रहे थे, क्योंकि उन्हें अंश ने इंस्ट्रक्शन दिया था कि वो आस्था के आसपास रहे। आस्था आज बहुत ज्यादा खुश थी। आज खुली हवा में स्कूटी की राइड लेकर उसे बहुत ही मजा आ रहा था। वो अपना साड़ी का पल्लू हवा में लहरा रही थी और राइड को पूरी तरह से एंजॉय कर रही थी। उसे इतना खुश होते देखकर रश्मि भी मुस्कुरा रही थी। उसने अपने मन में कहा, काश ये हमेशा ऐसे ही खुश रहे, इसकी मासूमियत कभी खत्म ना हो। ये सोचते हुए एक पल के लिए रश्मि का ध्यान आस्था पर चला गया। तभी एक बड़ी सी कार जो रश्मि की स्कूटी को ओवरटेक कर रही थी, वो इतनी स्पीड से आगे बढ़ रही थी कि उस कार का एक टायर कीचड़ में जा लगा और वो कीचड़ सीधा रश्मि और आस्था के कपड़ों पर जाकर लगा। दोनों की एक साथ चीख निकल गई। रश्मि ने हड़बड़ाते हुए तुरंत ब्रेक लगा दिया। अचानक से ब्रेक लगने की वजह से स्कूटी का बैलेंस बिगड़ गया, लेकिन उन दोनों को चोट नहीं आई। दोनों के कपड़े अब तक पूरी तरह से खराब हो गए थे। अपनी मॉम की साड़ी पर इस तरह से कीचड़ लगता देखकर आस्था तो गुस्से से भर गई। उसका पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, ए ड्राइवर, अंधा है क्या? तुझे दिखाई नहीं दे रहा? सड़क पर और भी लोग चल रहे हैं। ऐसे रोड पर चलते लोगों पर तुम कीचड़ कैसे उछाल सकते हो? अब बिना माफी मांगे कहाँ भागे जा रहा है? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। आखिर आस्था को कौन सा मकसद पूरा करना है? क्या होगा जब इस बारे में अंशु को पता चलेगा? उसे इतने गुस्से में देखकर रश्मि ने कहा, आस्था, कहाँ जा रही हो तुम? आस्था ने उस कार की तरफ जाते हुए कहा,
नहीं रश्मि दी, आज आप हमें मत रोकिए। आज हम इस ड्राइवर को सबक सिखाकर ही रहेंगे। इतना कहकर उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और सीधा उस वाइट कार के शीशे पर दे मारा। वो पत्थर कार पर तो नहीं लगा, लेकिन एक भारी भरकम चीज की आवाज सुनकर उस ड्राइवर ने जल्दी से कार रोक दी। कार के रुकते ही आस्था उस कार के सामने जाकर खड़ी हो गई और गुस्से से बोली, हे ड्राइवर, अभी के अभी कार से बाहर निकलो। वही उस कार के अंदर बैठा हुआ लड़का बहुत हैंडसम था। उसका ध्यान इस वक्त अपने फोन की स्क्रीन पर था, लेकिन इस तरह से कार रुकने पर उसने हैरान होकर ड्राइवर से पूछा, क्या हुआ, कार क्यों रोकी तुमने? ड्राइवर ने आगे की तरफ इशारा करते हुए कहा, बॉस, पीछे दो लड़कियों के ऊपर कीचड़ गिर गया था, इसलिए उनमें से एक लड़की ने हमारी कार पर पत्थर मार दिया। दरअसल आस्था को अपनी कार पर पत्थर मारते हुए उस ड्राइवर ने देख लिया था। जैसे ही कार के अंदर बैठे लड़के ने अपने ड्राइवर की बात सुनी, उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहा, ओ गॉड, ये आम लोग भी ना क्या क्या करते रहते हैं। फिर उसने अपने ड्राइवर से कहा, इनका मुंह बंद करो और निकलो यहाँ से, मुझे लेट हो रहा है। इतना कहकर उसने अपने पर्स से नोटों की गड्डी बाहर निकाली और उस ड्राइवर को दे दी। तो वो ड्राइवर पैसे लेकर कार से बाहर आया और सीधा आस्था की तरफ वो पैसे बढ़ाते हुए बोला, ये लो, इनमें अपने नुकसान की भरपाई कर लेना, फिक्र मत करो। ये इतने पैसे हैं जिससे कि तुम एक नहीं 10 जोड़ कपड़े खरीद सकती हो। और आगे से ध्यान रखना, इतनी बड़ी कार के आसपास भी अपनी मामूली सी स्कूटी मत लाना, वरना पैसे मिले या ना मिले अपनी जान जरूर गवा बैठोगी। इतना कहकर उस ड्राइवर ने उन पैसों को रश्मि और आस्था के ऊपर फेंक दिया और कार के अंदर बैठ गया। वहीं रश्मि और आस्था उस ड्राइवर को गुस्से से देख रही थी। आस्था तेज कदमों से आगे बढ़ी और उसने वो पैसों की गड्डी जमीन से उठा ली और उसे उस ड्राइवर के मुंह पर दे मारी और गुस्से से ड्राइवर को घूरते हुए बोली, मिस्टर ड्राइवर, हर चीज बिकाऊ नहीं होती और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे साथ इस तरह से बिहेव करने की। एक तो तुमने जानबूझकर अपनी कार से हमारे ऊपर कीचड़ उछाल दिया और उसके बाद ये पैसे देकर हमारे साथ बदतमीजी कर रहे हो। आस्था की बात सुनकर वो ड्राइवर एकदम से हड़बड़ा गया। वहीं कार के अंदर बैठे लड़के ने आस्था की आवाज सुनकर अपने फोन को बंद कर दिया और सामने की तरफ देखते हुए उसने खुद से कहा, इस लड़की ने पैसे कैसे वापस कर दिए? इतने पैसों में तो ये एक न्यू स्कूटी खरीद सकती थी। वहीं वो ड्राइवर अपने बॉस के सामने अपनी बेइज्जती होते देखकर आस्था को डराते हुए बोला, ए लड़की, तमीज से बात कर, तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा कीचड़ गिरा है, तुम लोगों को देखकर चलना चाहिए। आस्था ने उसे घूरते हुए कहा, मतलब कीचड़ गिरना मामूली बात है, तो ठीक है, एक मिनट रुको। इतना कहकर उसने अचानक से अपना हाथ नीचे कीचड़ में डाला और कीचड़ उठाकर उस ड्राइवर के मुंह पर दे मारा। अब तो उस ड्राइवर के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ गया। वो डरते हुए अपने बॉस की तरफ देखने लगा। तभी पीछे बैठा लड़का कार से बाहर आया। उसने कार से बाहर निकलते ही अचानक कम से कम 15 से 20 गार्ड्स हर तरफ से आकर खड़े हो गए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। आखिर क्या हुआ था आस्था के साथ? क्या अंश कभी जान पाएगा? ये देखकर आस्था के माथे पर बल पड़ गए। वो रश्मि की तरफ देखने लगी तो रश्मि ने धीमी आवाज में कहा, आस्था, तुम ये सब छोड़ो
और अब हमें चलना चाहिए, हमें देर हो रही है। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही आस्था का हाथ पकड़कर किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। आस्था के उस इंसान के करीब जाकर उसके पूरे बाल उस लड़के के चेहरे पर आ गए। वो लड़का अपनी आंखों पर गॉगल्स चढ़ाए आस्था की खूबसूरती को निहार रहा था। आस्था उस साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी उस लड़के की नज़र आस्था की होठों पर जाकर ठहर गई। अब अचानक ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी आस्था ने तुरंत उस लड़के से अपना हाथ छुड़वाया और बोली, देखिए, आपके ड्राइवर की गलती है। आपके ड्राइवर ने हमारे ऊपर कीचड़ उछाला था। उसकी बात का उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बस कभी आस्था के होठों को देख रहा था तो कभी उसकी आंखों को। तभी आस्था ने अपने सीधे हाथ से उस लड़के के सामने चुटकी बजाई और बोली, हेलो मिस्टर, हमने कह दिया ना, हमारी कोई गलती नहीं है। सारी गलती आपके ड्राइवर की है। अभी वो अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाई थी, तभी वहां पर गोली चलने की आवाज आई। आस्था और रश्मि ने डर की वजह से अपने कानों पर हाथ रख लिए, क्योंकि उस लड़के ने अपने ड्राइवर को गोली मार दी थी। रश्मि ने आस्था की तरफ देखते हुए कहा, आस्था, तुम जल्दी से चलो यहाँ से। इतना कहकर उसने आस्था का हाथ पकड़ा और उसे स्कूटी तक ले आई और फिर वो दोनों वहां से निकल गए। वो लड़का तब तक आस्था को जाते हुए देखता रहा जब तक कि आस्था उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। अचानक उसने अपने बालों में हाथ फेरा और बोला, बटरफ्लाई, अबीर सिंह राठौर का दिल ले गई। इतना कहकर वो अपनी कार में बैठ गया। उसके गार्ड्स ने उस ड्राइवर की डेड बॉडी को वहां से निकालकर बाहर फेंक दी और एक दूसरा ड्राइवर जल्द ही ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और कार स्टार्ट करके वो आगे बढ़ गई। वहीं आस्था बहुत ज्यादा डर गई थी। रश्मि उसे समझाते हुए बोली, आस्था, जो कुछ भी तुमने आज देखा है इसके बारे में किसी को भी मत बताना। इसकी बात पर आस्था ने कहा, उस लड़के ने आज हमारी आंखों के सामने अपने ड्राइवर को मार दिया और दी आप कह रही हो कि हम किसी को कुछ भी ना बताएं। हम ये बात पुलिस को जरूर बताएंगे। उसकी बात सुनकर रश्मि ने उसे समझाते हुए कहा, वो बड़े लोग हैं आस्था, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। मैं जानती हूँ तुम्हारा पति भी कुछ कम नहीं है, लेकिन अंश तुम्हारी साइड बिल्कुल भी नहीं लेगा। और तुमने जो अभी अभी कॉलेज ज्वाइन किया है, ये सारी बातें सुनकर अंश तुम्हारा कॉलेज जाना भी बंद करवा देगा। तुम्हारी भलाई अब इसी में है कि तुम किसी से कुछ नहीं खोओगी। जैसे ही रश्मि ने आस्था को ये बताया कि उसके किसी से कुछ भी कहने पर उसके साथ इतना बुरा हो सकता है, तो आस्था को ना चाहते हुए भी उसकी बातें माननी पड़ी। जल्द ही वो दोनों मॉल पहुंच गई। पहले वो दोनों शॉपिंग करने के लिए एक्साइटेड थी, लेकिन अब उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो बेमन से रेंडमली कुछ सूट खरीद रही थी। सूट खरीदने के बाद रश्मि ने आस्था की तरफ देखते हुए कहा, आस्था, चलो, मैं तुम्हें सुमित के होटल लेकर चलती हूँ। वहां जाकर तुम बिल्कुल खुश हो जाओगी। उसकी बात सुनकर आस्था ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, हाँ, सुमित भाई का होटल तो हम भी देखना चाहेंगे। रश्मि ने कहा, एक काम करो, पहले तुम वॉशरूम में जाकर अपना हुलिया ठीक करो। उसकी बात सुनकर आस्था ने अपनी साड़ी की तरफ देखा, जो काफी हद तक खराब हो गई थी। अपनी साड़ी की ऐसी हालत देखकर उसे रोना आ रहा था, क्योंकि वो उसकी मॉम की साड़ी थी। उस साड़ी के साथ उसका कुछ अलग ही लेवल का अटैचमेंट था। फिर दोनों
वॉशरूम में चली गई और फिर उन्होंने अच्छे से अपने कपड़े क्लीन किए। लेकिन इन सब चक्करों में रश्मि अपना पर्स वहीं भूल गई और फिर वो दोनों वहां से सुमित के होटल के लिए निकल गई। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। क्या होगा जब अंश को अबीर और आस्था की मुलाकात के बारे में पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ अंश के गार्ड्स जो आस्था के पीछे घर से निकले थे, उनकी कार का टायर पंचर हो गया था, जिस वजह से जब आस्था और अबीर सिंह राठौर आमने सामने आए तो वो आस्था को फॉलो नहीं कर पाए और अबीर को नहीं देख पाए। लेकिन अब उन्होंने दोबारा आस्था का पीछा करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ अंश इस वक्त सुमित के होटल के वीआईपी सेक्शन में बैठा था। मारिया, टाइगर, ध्रुव, आहान उसके दोनों तरफ खड़े थे। सुमित और आकाश उसके पास ही बैठे हुए थे। तभी अबीर सिंह राठौर ने वहां कदम रखा। उसके गार्ड्स उसके साथ ही थे। अबीर बड़े ही टशन से अंश के सामने जाकर बैठ गया। कुछ देर वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे और फिर अगले ही पल दोनों ने अपनी आंखों पर लगी ब्लैक शेड्स उतार कर साइड में रख दी। तभी अंश ने कहा, अबीर सिंह राठौर, अपने कजन की लाश देखने के बाद तुम तिलमिला उठे हो। उसकी बात सुनकर अबीर को गुस्सा आ गया और वो अंश को घूरते हुए बोला, तुमने बहुत बड़ी चोट दी है मुझे अंश कपूर। अभी मुझे तुम्हारे लोगों का ख्याल आया है। पहला तुम्हारे करीब आहान कपूर है और दूसरा ध्रुव सक्सेना। अब मैंने फैसला लिया है कि मैं विवेक की जान के बदले आहान और ध्रुव की जान लूंगा। उसकी धमकी सुनकर आहान और ध्रुव आगे आए और उन्होंने अबीर का गला पकड़ लिया। तभी अबीर ने अपने हाथों से दोनों के हाथ पकड़े और उन्हें अपने गले से हटाकर उनकी कमर से लगा दिया और फिर उसने उन दोनों को वार्निंग देते हुए कहा, तुम दोनों अभी बच्चे हो। मेरे सामने ज्यादा उछलने की कोशिश भी मत करना, वरना जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार तुम दोनों ही होंगे। अब अबीर ने सीधे सीधे आहान और ध्रुव को धमकी दे दी थी। तभी ध्रुव ने नफरत से कहा, अंश भाई, एक बार हुक्म दीजिए, मैं अभी इसी वक्त इसकी जान लेना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर अंश ने कहा, रिलैक्स बॉयज। वहीं मारिया और टाइगर बिना किसी एक्सप्रेशन के अबीर को देख रहे थे। तभी अबीर की नजर मारिया पर जाकर ठहर गई। उसने मारिया की तरफ देखते हुए कहा, ओह, अंडरवर्ल्ड क्वीन, आप यहाँ, व्हाट अ सरप्राइज। आपको पता है मारिया, जब मुझे ये पता चला कि डेविड किडनैप हो गया है, तभी मैं समझ गया था कि जरूर अपने प्यार को मौत के मुंह में आपने धकेल दिया। आप भी कमाल है मिस मारिया। अभी का ताना सुनकर मारिया के फेस पर कोई भाव नहीं आए, क्योंकि उसके फेस पर बदलाव सिर्फ तभी आता था जब अंश उसे कोई ऑर्डर देता था। तभी अबीर ने कोल्ड वॉइस में कहा, अब सीधे सीधे बताओ अंश कपूर, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है तुमने? अंश ने कहा, उस जमीन को भूल जाओ। इनफैक्ट हाईवे के जंगल के पास जितनी भी जमीन है वो सब अंश कपूर की है। उस जमीन को पाने का सपना भूल जाओ, क्योंकि कोई मेरी चीज पर नजर रखे ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। दरअसल अबीर और अंश की लड़ाई एक जमीन को लेकर थी। ये 400 एकड़ की वो जमीन थी जहाँ जंगल था और उसकी भूमि बहुत ही उपजाऊ और खेती करने वाली थी, जो किसी को भी बिलीनियर बना सकती थी। अबीर उस जमीन को पाना चाहता था, लेकिन अंश पहले ही उस जमीन पर कब्जा कर चुका था। तभी अबीर ने कहा,
मुझे भी अगर एक बार कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वो मेरी हो जाती है। बहुत जल्द मैं तुमसे वो ज़मीन हासिल करके रहूँगा। इतना कहकर वो चेयर से उठकर खड़ा हो गया और बोला, उस ज़मीन के लिए मैंने ना जाने कितने ही अपनों को खोया है। वो तुम्हें लगता है इस मुकाम पर आकर मैं पीछे हट जाऊँगा? नहीं, कभी नहीं। बहुत जल्द घुटनों के बल बैठकर तुम वो ज़मीन खुद मुझे दोगे। अंश की इंसल्ट होते देखकर आकाश ने अबीर को वार्निंग देते हुए कहा, अपनी हद में रहो अबीर। शायद तुम भूल रहे हो, तुम इस वक्त डेविल किंग से बात कर रहे हो। दरअसल अबीर भी अंश की असलियत जानता था कि अंश ही डेविल किंग है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या अबीर को कभी पता चलेगा कि उसकी बटरफ्लाई अंश कपूर की वाइफ है? अबीर ने बेफिक्री से कहा, मैं जानता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर तुम्हारे डेविल किंग को लगता है कि मौत का खौफ दिखाकर ये ज़मीन के लिए मुझे पीछे हटने के लिए कह देगा तो ये इसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि उस ज़मीन को तो मैं पाकर ही रहूँगा। उसकी बात सुनकर अंश ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, तुम्हारे पास 3 महीने का टाइम है। 3 महीने के अंदर अगर तुमने उस ज़मीन को अपने कब्जे में कर लिया और मुझसे ज़मीन के पेपर्स ले लिए तो मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आऊँगा और ना ही उस ज़मीन की तरफ आँख उठाकर देखूँगा। लेकिन अगर तुम 3 महीने में कुछ नहीं कर पाए तो तुम्हें घुटनों के बल बैठकर अंश कपूर से माफ़ी मांगनी होगी और हमेशा हमेशा के लिए ज़मीन को तो क्या, इस शहर को भी छोड़कर जाना होगा। बोलो, मंजूर है? अंश की बात सुनकर कुछ पल के लिए अबीर सोच में पड़ गया। वहीं आकाश और सुमित के फेस पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। तभी अबीर ने कहा, ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। वहीं दूसरी तरफ आस्था और रश्मि होटल पहुंचकर सीधा खाने वाले एरिया में आ गई थी। रश्मि ने आस्था की पसंद का सारा खाना ऑर्डर कर दिया था। वहीं अंश से मीटिंग के बाद अबीर अपने गार्ड्स के साथ वहां से निकला। वो अपने आसपास देखते हुए वहां से बाहर की तरफ जा रहा था। इस वक्त अबीर और आस्था के बीच सिर्फ एक दीवार थी, जिस वजह से अबीर आस्था को देख नहीं पाया था और वो वहां से सीधा बाहर निकल गया। उधर मीटिंग हॉल में अबीर के निकलने के बाद तुरंत ही अंश का फोन रिंग करने लगा। अंश ने जल्दी से कॉल रिसीव किया तो दूसरी तरफ से एक गार्ड की टेंशन भरी आवाज आई, किंग, क्वीन स्मिथ सर के होटल आई है, क्या हम होटल के अंदर जाएं? अपने गार्ड की बात सुनकर अंश ने जल्दी से कॉल कट कर दिया और अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया। फिर उसने टाइगर और मारिया की तरफ देखते हुए कहा, आस्था होटल में आई है, ढूंढो उसे और याद रखना वो अबीर की नज़रों में नहीं आनी चाहिए। अब अंश को आस्था को लेकर फिक्र हो रही थी। उसे ये बात तो खुद पता नहीं थी कि वो अंशु को लेकर इतना पॉजेसिव क्यों हो रहा है। फिलहाल वो बस अबीर की नज़रों में आस्था को आना नहीं चाहता था। इधर आस्था और रश्मि इस बात से अनजान थी कि अंशु उन्हें ढूंढ रहा है। उन दोनों को बहुत भूख लगी थी, जिस वजह से उन्होंने कुछ ज़्यादा ही खाना ऑर्डर कर लिया था और वो उसे फटाफट खत्म भी कर रही थी। तभी कुछ सोचकर रश्मि का गला सूखने लगा। उसे परेशान होते देखकर आस्था ने पूछा, क्या बात है रश्मि दी, आप परेशान क्यों हो रही हो? रश्मि ने हिचकिचाते हुए कहा, आस्था, जब हम मॉल के वॉशरूम में अपने कपड़े साफ करने गए थे, शायद तब मैं वहीं पर अपना पर्स भूल आई। आस्था, जिसने अपने मुंह में
खाना भर रखा था। वो घबराहट से इधर-उधर देखते हुए बोली, लेकिन रश्मि दी, वेटर तो अभी बिल लेकर आता ही होगा। अब हम कैसे खाने का बिल भरेंगे? अभी उसने इतना ही कहा था कि तभी पीछे से वेटर की आवाज़ आई, मैडम आप जैसे भी बिल भरें, लेकिन बिल तो आपको भरना ही पड़ेगा। उसकी बात सुनकर आस्था और रश्मि घबराती हुई पीछे मुड़ गई। तभी आस्था ने कहा, हाँ बोलिए, कितना हुआ है? वेटर ने उसे एक स्लिप थमाई और कहा, सारे खाने को मिलाकर आपका बिल 7,000 हुआ है। उसकी बात सुनकर रश्मि ने आस्था के हाथ से बिल लिया और बोली, आस्था तुम परेशान मत हो, मैं अभी ध्रुव को कॉल करती हूँ, वो पेमेंट कर देगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या होगा जब अबीर सिंह राठौर की नज़र आस्था पर पड़ी? क्या अंश अबीर से आस्था को बचा पाएगा? उसकी बात सुनकर आस्था ने पूछा, लेकिन क्या ऐसे उनसे पैसे मांगना ठीक रहेगा? आस्था को ये सिचुएशन थोड़ी अजीब लग रही थी, क्योंकि किसी से अपने लिए पैसे मांगना उसे ऑकवर्ड लगता था। उन दोनों को आपस में बात करते देखकर उस वेटर ने गुस्से में कहा, पैसे नहीं है ना तुम्हारे पास? मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह से जानता हूँ, जो फ्री के खाने के लिए कहीं भी घुस जाती है, लेकिन आज बिना पैसे दिए तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। इसलिए अब तुम्हारा यहाँ कोई भी बहाना काम नहीं आएगा। अपने साथ इतनी बदतमीजी होते देखकर आस्था और रश्मि का फेस रोने जैसा हो गया। तभी उस वेटर की नज़र आस्था के गले में पहनी चेन पर गई। चेन पर लगा पत्थर दिखने में मामूली था, लेकिन उसकी कीमत का अंदाज़ा वहाँ खड़े लोगों में किसी को भी नहीं था। उस वेटर ने आस्था की तरफ देखते हुए कहा, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो ये चेन उतार कर मुझे दे दो। दरअसल वो वेटर इतना तो समझ गया था कि वो चेन सोने की ही, जिसकी कीमत कम से कम 10,000 होगी। वहीं उसकी बात सुनकर आस्था ने घबराते हुए कहा, ये आप कैसी बात कर रहे हो? ये मेरी मोम की आखिरी निशानी है और आप चाहते हैं कि हम ये चेन आपको दे दें? बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तभी रश्मि अपनी चेयर से उठी और उस वेटर को धमकाते हुए बोले, मैं अभी तुम्हारा पेमेंट करवाती हूँ, लेकिन तुम हमारी पहनी हुई चीज़ों पर नज़र डालना बंद करो। उसकी बात सुनकर उस वेटर ने उन्हें ताना देते हुए कहा, पैसे दे रही हूँ, पैसे दे रही हूँ, कब पैसे दे रही हो? बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। अब अगर तुम्हारा पेमेंट नहीं आया तो इस लड़की को ये चेन मुझे देनी ही पड़ेगी। इतना बोलकर वो आस्था की तरफ चेन लेने के लिए बढ़ने लगा। आस्था जल्दी से अपनी चेयर से खड़ी हो गई। डर की वजह से पीछे होने लगी थी। उसे इस तरह से पीछे जाते देखकर उस वेटर ने गुस्से में कहा, लड़की ज़्यादा ड्रामा मत कर, चुपचाप मुझे वो चेन दे दे। जब तुम्हारे पास पैसे आ जाए तब तुम बिल भर देना और ये चेन ले लेना। ये कहते हुए वो वेटर भी आस्था की तरफ बढ़ रहा था। वहीं आस्था डर की वजह से पीछे हो रही थी। तभी वो किसी से टकरा गई। एकदम से आस्था को ऐसा लगा जैसे वो किसी पत्थर से टकराई हो। जैसे ही उसने पीछे पलट कर देखा तो उसके सामने अंश खड़ा था। अंश को देखकर अचानक से आस्था उसके गले लग गई। ये नज़ारा देखकर उस वेटर के तो जैसे होश उड़ गए। उसकी घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि अंश कपूर को वो वेटर अच्छी तरह से जानता था। तभी उस वेटर की नज़र सुमित पर गई, जो अंश के साथ खड़ा होकर लाल आंखों से उस वेटर को ही देख रहा था। तभी आस्था ने रोते हुए कहा,
प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। ये हमारी चेन लेना चाहते हैं। ये चेन हमें बहुत प्यारी है। हम अपनी चेन किसी को नहीं देंगे। ये कहते हुए वो रो रही थी। वहीं आकाश की नज़र जैसे ही रश्मि पर गई तो रश्मि की आंखों में आंसू थे। रश्मि की आंखों में आंसू देखकर आकाश के हाथों की नसें पूरी तरह से तन गई। वो उस वेटर को खा जाने वाली नज़रों से घूरने लगा। वहीं वो वेटर जो थोड़ी देर पहले आकाश और रश्मि के साथ बदतमीजी कर रहा था, अब उसकी टांगी कांप रही थी क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था उसका बॉस सुमित भी अर्श कपूर के सामने अपना सिर झुकाता है। अब मतलब साफ था कि वो वेटर फंस चुका था। उसने तुरंत अंश के सामने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। तभी आकाश आगे आया और उसने उस वेटर की बाल पकड़कर उसे खाने की टेबल पर पटक दिया। इस अचानक हुए हमले से उस वेटर की एक चीख निकल गई। आस्था ने जैसे ही उस वेटर की चीखने की आवाज़ सुनी तो वो जल्दी से अंश से दूर होकर खड़ी हो गई। वहीं अंश की नज़र बस आस्था पर ही थी। आस्था की आंखें रोने की वजह से सूज गई थी। अंश ने अपने मन में कहा, मतलब इस इंसिडेंट के पहले भी आस्था रोई थी, लेकिन क्यों? क्या इसके पहले भी कुछ हुआ था? आगे जानने के लिए स्टोरी में बने रहना। आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जब बताना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।